हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम भारतीय इतिहास के उस चरण पर चर्चा करने आपके साथ चल रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर था, और वो कालखंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण पहलू पर हम चर्चा करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, क्या परिस्थितियां थी, क्या कार्यक्रम उसमें आयोजित किए गए और उनका परिणाम क्या हुआ। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में किया गया। गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद गिरफ्तार हो गए थे। उनको 6 वर्ष की सजा हुई थी। यद्यपि उनको 2 वर्ष के बाद ही जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाई। राजनीति से दूर हो चुके थे। 1928 में वो राजनीति में आए, लेकिन सक्रिय 28 में नहीं हुए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, उस समय भी उन्होंने उसको केवल औपचारिक उसके विरोध की अनुमति दी। 1928 में गुजरात में जो आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह, उसको भी उन्होंने औपचारिक ही समर्थन दिया। सक्रिय राजनीति में 1930 में गांधी जी आए, और 1930 में गांधी जी की पहल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस में एक नई जान आ गई थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। युवा अध्यक्ष पंडित नेहरू को चुना गया। उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी जिसकी वजह से इस आंदोलन को करने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई। जरा विश्व परिस्थितियों पर हम ध्यान दे लें। 1929 वो वर्ष है जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, जो ग्रेट डिप्रेशन है 1929, वो पूरी संसार की अर्थव्यवस्था को उसने प्रभावित किया, और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत में जो व्यापारी थे, किसान थे, वो सभी प्रभावित हुए। आयात जो हो रहा था वो और निर्यात दोनों प्रभावित हुए। भारत से सामान जा नहीं रहा था, चीज़ें सस्ती हो गई थी, मूल्य प्रभावित हो गए थे। किसानों को अपनी जब फसल बेचना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में किसान, व्यापारी सभी प्रभावित थे। तो देशव्यापी, विश्वव्यापी जो आर्थिक महामंदी थी, उसका प्रभाव भारतीयों के ऊपर भी पड़ा। भारत का जो मध्यम वर्ग और जो कमज़ोर वर्ग था, व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, वो इससे प्रभावित हुआ। और इसकी वजह से जो समाज में एक आर्थिक कमजोरी आई, एक आर्थिक स्थिरता आ चुकी थी। इससे दूर हो करने में, इसको दूर करने के लिए इस वर्ग में असंतोष था। जो प्रभावित वर्ग था वो चाहता था कि इस परिस्थिति से उबरे, और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने ना तो लगान में कमी की, लगान में कमी नहीं, दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ऐसे कर लागू कर दिए गए जैसे नमक कर। नमक जैसे करों को लागू करना, व्यापारियों को किसी प्रकार की राहत न देना, किसानों को लगान में किसी प्रकार का राहत न देना, जबकि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। तो इसलिए इन सभी वर्गों में असंतोष था, और गांधी जी ने इसीलिए तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन,
लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने पत्र लिखा और उस पत्र में 11 मांगे लिखी। ये 11 मांगे किसानों, व्यापारियों व नमक कर से संबंधित थी। 11 मांगे उस पत्र में थी। गांधी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, 31 जनवरी को 11 मांगे रखी और उस 11 मांगों में से एक प्रमुख मांग थी जो सबसे, वो नमक कर, कि नमक कर को खत्म किया जाए। गांधी जी ने नमक कर पर विशेष इम्फेसिस किया और उसका कारण ये था कि नमक एक ऐसी आवश्यकता की वस्तु थी जिसका अमीर गरीब सभी उपयोग करते थे। गांधी जी ने नमक कर को अनुचित बताया और उन्होंने नमक कर के लिए कहा कि ये कर एक अनुचित कर है। 2 तर्क उन्होंने दिए। उन्होंने कहा, पहली बात, नमक सभी के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है, सभी के द्वारा उपयोग होता है, इसलिए नमक पर कर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नमक प्रकृति की देन है, नमक प्रकृति का उपहार है, इसलिए सरकार को प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार प्रकृति के संसाधनों पर कर लगाएगी तो प्रकाश है, हवा है, ये तो प्रकृति की देन है ना। अगर सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो जनता का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने नमक को कहा कि ये प्रकृति का उपहार है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता और अगर सरकार ऐसा करती है तो अनुचित है। तो 2 तर्क थे और दोनों बड़े प्रबल थे। उन्होंने कहा चूंकि नमक सभी के द्वारा उपयोग होता है इसलिए इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब सभी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, प्रकृति का उपहार है। तो ये 11 मांगे जो है गांधी जी ने पत्र के द्वारा वायसराय को सूचित कर दिया और उसके लिए अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च 1930 तक ये जो डेडलाइन थी, ये अल्टीमेटम कि 11 मार्च तक ये मांगे पूरी की जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो है संदेश दे दिया कि अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आंदोलन किया जाएगा। इरविन ने कोई भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इरविन की जो नीति थी वो मांगों को या जो समस्याएं थी उनको धीरे धीरे डिजॉल्व करने की नीति थी। बड़ी ढिलाई बरत रहे थे। जब साइमन कमीशन आया था और उस समय भी विरोध हुआ था तो उन्होंने भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की थी, लेकिन उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी। वो चीज़ों को बहुत हल्के अंदाज में लेते थे और इरविन ने गांधी जी की इस मांग को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी के द्वारा पत्र में जो मांगे कही गई थी उन मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फलस्वरूप 12 मार्च 1930 को गांधी जी, महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, यहां से अपने 78 सहयोगियों के साथ वो चल पड़े और कहां के लिए? डांडी, डांडी समुद्र तट जो 240 किलोमीटर दूर था। गांधी जी ने नमक यात्रा प्रारंभ कर दी। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकल पड़े। उनके साथ 78 लोग थे और उनकी यात्रा का जो विराम होना था वो दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंच करके।
तो ये यात्रा 240 किलोमीटर लंबी थी। गांधी ने कहा कि हम वहाँ जा कर के नमक कानून को तोड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय जो नमक कानून था, नमक कानून के अंतर्गत नमक बनाने और नमक की बिक्री करने, ना तो कोई नमक बना सकता था बिना लाइसेंस के और ना कोई नमक बेच सकता था। नमक बनाने और नमक की बिक्री करने पर रोक थी, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तभी ऐसा हो सकता था। तो गांधी जी ने कहा कि वो दांडी समुद्र तट पर पहुंचेंगे और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, नमक बनाएंगे भी और नमक की बिक्री भी करेंगे। गांधी जी 12 मार्च को चल पड़े। 240 किलोमीटर लंबा रास्ता, पैदल मार्ग केवल 78 सहयोगी, लेकिन उनके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी वजह से चलते गए और उनके साथ हजारों लाखों वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़ते चले गए। गांधी जी चले थे 78 लोगों के साथ, उनके साथ जो उनके समर्थक थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विशेषता थी कि ये पहला आंदोलन था कांग्रेस का जिसमें जो विदेशी मीडिया था, टाइम्स जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका, टाइम्स जैसी विदेशी पत्रिका ने भी, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है, इसने दांडी यात्रा को कवर किया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसकी सारी रिपोर्टिंग विदेशी समाचार पत्र और पत्रिकाएं कर रही थी। आंदोलन को प्रचार प्रसार मिल रहा था। और इस आंदोलन की दूसरी बड़ी विशेषता थी, इस आंदोलन में महिलाएं भी भाग ले रही थी। गांधी जी पहले आंदोलन में महिलाओं के भाग लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने से, ये नाम याद रखना, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके कहने से गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भी भागीदारी स्वीकार की और सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाएं इस आंदोलन में गांधी के साथ शामिल थी। तो दो बड़ी विशेषता जिसके लिए आंदोलन जाना जाता है, विदेशी समाचार पत्रों का भरपूर सहयोग मिला, समाचार पूरे विश्व में प्रकाशित किए गए, दूसरे महिलाओं ने भी भागीदारी की। शुरू में जो ऐसे विदेशी समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, यही नहीं, गांधी जी को उन्होंने मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा कि ये इतने कमजोर शरीर का व्यक्ति ये दांडी पहुंच भी पाएगा क्या 240 किलोमीटर। गांधी की उन्होंने आलोचना की। उनको लगा कि गांधी के अंदर वो इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन गांधी जी के शरीर में जो ऊर्जा थी, जो उनकी इच्छा शक्ति थी, वो आंदोलन को एक नई दिशा और दशा दे रही थी। गांधी जी के साथ लाखों लोगों की भीड़ जब पहुंची तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत सा प्रबंध कर रखा था, लेकिन गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे। गांधी जी रोज 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते थे। रास्ते में पड़ने वाले जो रात्रि विराम होते थे वहां भजन कीर्तन होता था, सभाएं होती थी, गांधी जी स्पीच देते थे और इस तरह पूरी यात्रा संपन्न हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में पहुंच करके नमक बनाया भी और उसकी बिक्री भी की गई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सा प्रबंध कर रखा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। लाखों लोगों का हुजूम जब दांडी पर पहुंचा तो सारी पुलिस व्यवस्था चरमरा गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था? लाखों लोगों की भीड़ थी। गांधी जी ने नमक बनाया और उसकी नीलामी की गई और वो जो नीलामी से पैसा आया वो कांग्रेस स्वराज पार्टी फंड में उसको दान दिया गया। इसके बाद तो पूरे देश में जगह जगह नमक कानून का उल्लंघन होना चालू हो गया।
लोगों ने नमक की बिक्री करना, नमक बनाना चालू कर दिया। जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, जगह जगह नमक की बिक्री बाजारों में करने लगे। ब्रिटिश सरकार ऐसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करती थी। गिरफ्तार करने वालों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। गांधी जी को भी अप्रैल में गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1930 में गांधी जी, इनके खास सहयोगी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान सिंध प्रांत के बहुत ही कदावर नेता थे। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान ये सिंध प्रांत के थे। तो सिंध प्रांत में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इतने पॉपुलर नेता थे, इतने लोकप्रिय नेता थे कि पूरी भीड़ सड़कों पर आ गई और उन्होंने सरकारी इमारतों को आग लगाना, हिंसा करना चालू कर दिया। ऐसे इनके समर्थकों के ऊपर पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। इसी तरह जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर में भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जगह जगह तोड़फोड़ करना, हिंसा करना चालू कर दिया। तो इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से आंदोलन हिंसक भी हो गया। जगह जगह ऐसे विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। आंदोलन में केवल नमक ही मुख्य विषय नहीं रह गया। आंदोलन के कार्यक्रम में और भी चीजें जुड़ गई, जैसे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, हर विदेशी चीज का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी सामानों का विक्रय कर रही दुकानों पर पिकेटिंग करना, धरना देना, शराबबंदी, चरखा आंदोलन, हाथ से कटे हुए सूत से वस्त्र पहनना। गांधी जी ने इसको स्वावलंबन से जोड़ा कि हम अपने हाथ से कटे हुए सूत के वस्त्र पहनेंगे, इससे हमें स्वावलंबन और स्वाभिमान की भावना विकसित होगी। तो ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सद्भाव स्थापित करने के लिए 1927 में आप देखिए कि जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस आंदोलन में साथ साथ भाग लिया था। तो 1927 के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग काफ़ी पास आ चुके थे और गांधी जी चाहते थे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। इसलिए इस आंदोलन के कार्यक्रम में हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस प्रकार का सहयोग दिया। आंदोलन चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी कमजोरियां हुई जिससे कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग आंदोलन से दूर होने लगा। 1930 में ही जो ये एकता थी वो धीरे धीरे कमजोर दिखाई पड़ने लगी। आंदोलन से एक बड़ा मुस्लिम वर्ग दूर हो गया। बहरहाल नमक की बिक्री, नमक को बनाना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, पिकेटिंग, शराबबंदी, चरखा आंदोलन, इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए गए। ब्रिटिश सरकार ने लोगों को गिरफ्तार किया और 1 लाख से अधिक लोगों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। ठीक, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में आंदोलन चल ही रहा था। इसी बीच लॉर्ड इरविन गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप इस आंदोलन को रोक दें और ब्रिटिश सरकार के बुलावे पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 1931 में हो रहा था। लॉर्ड इरविन के इस प्रस्ताव पर गांधी जी सहमत हो गए। मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और
इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। 5 फरवरी 1931 गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते में इरविन को 2 शर्तें माननी थी। गांधी जी ने उनके सामने शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन तो रोक देंगे, लंदन चलेंगे। गांधी जी ने 2 बातें मान ली, लेकिन आपको 2 बातें माननी पड़ेगी। तो कौन सी 2 बातें? पहली बात थी, गांधी जी ने उनके सामने रखी कि 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक बंदी हैं उनको जेल से छोड़ा जाए। 1930 में जो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको छोड़ा जाए। ध्यान देना, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनीतिक बंदियों की रिहाई, पहली मांग। इरविन इस पर सहमत हो गए। इरविन ने कहा उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा। दूसरी मांग, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को, पूरे देश में नहीं, समुद्र के किनारे, जो समुद्र के किनारे रहते हैं लोग, उनको नमक बनाने और नमक की बिक्री का अधिकार हो। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग नमक बना सकें, ये राहत। इरविन इस पर भी सहमत हो गए। तो 2 बातें इरविन ने मानी। 1930 में राजनीतिक बंदी जो गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा किया जाएगा, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार होगा। गांधी जी ने इरविन के साथ जो समझौता था उसको मान लिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने लंदन रवाना हुए दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा था लंदन में, उसमें गांधी जी ने भाग लिया। आइए अब हम थोड़ा गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा कर लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्या था और गोलमेज सम्मेलन किस लिए आयोजित किए गए थे। ओके, गोलमेज सम्मेलन क्या था और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस लिए हुआ, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। गोलमेज सम्मेलन पहला 1930 में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए, पहला, दूसरा, तीसरा। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर किस अधिवेशन में भाग लिया था? दूसरे अधिवेशन में। गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे थे। INS राजपूताना पानी के जहाज से उन्होंने यात्रा की थी और 1931 में उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। ऐसे कई बार एक क्वेश्चन जीके का पूछते हैं, ऐसे कौन भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वो 1930 से लेकर के 32 तक होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर। मालवीय जी ने भी भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, अगर ऑप्शन में डॉक्टर अंबेडकर हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को आप टिक करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन था क्या। आपको मालूम है कि साइमन कमीशन भारत आया था, भारतीयों की राय जानना चाहता था कि भारतीय प्रशासन में क्या सुधार चाहते हैं। 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके नए कानून बनाए जाने थे। तो भारतीयों की राय जानने के लिए साइमन कमीशन आया था, लेकिन उस वार्ता सफल हो नहीं पाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने नए कानून बनाने से पहले जो भारतीय थे, जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां थी, भारतीय राजनीतिक दल थे, इनकी राय जानने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया। बात समझ में आ गई? साइमन कमीशन के बाद एक पहल करते हुए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया लंदन में
उसमें भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया लंदन कि आमने सामने बैठ करके भारतीय प्रशासन में क्या सुधार चाहते हैं इस पर चर्चा करके कानून बनाए जाए। पहला अधिवेशन 1930 में हुआ, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी, दांडी यात्रा हो रही थी, नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस चूंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस ने जब भाग नहीं लिया तो इस सम्मेलन में कोई सार्थक परिणाम निकले ही नहीं, ये असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया 1931 में और ब्रिटिश सरकार के द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन को कहा गया कि वो गांधी जी को किसी भी तरीके से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करें, कांग्रेस इसमें आवश्यक रूप से भाग ले। इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भी। गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें भाग लिया, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें भाग लिया, लेकिन गांधी जी ने इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की। ध्यान रहे 1929 के बाद कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो गया था? पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी ने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की, जो ब्रिटिश सरकार अभी देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी बात, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का विरोध जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे मिस्टर जिन्ना और जो दलितों के प्रतिनिधि थे डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने भी किया। जिन्ना का कहना था गोलमेज सम्मेलन में कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जबकि गांधी जी का कहना था कि बहुत से मुस्लिम कांग्रेस में हैं, इसलिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। लेकिन जिन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस अधिवेशन में जिन्ना ने ही गांधी की जो है खिलाफत करनी चालू कर दी। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि दलितों के प्रतिनिधि वो हैं, कांग्रेस चूंकि अधिकांश बड़े नेता सब सवर्ण हैं, इसलिए कांग्रेस दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेताओं में भी मतभेद हो गया। गांधी का जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, ब्रिटिश सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए गांधी वापस आ गए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया, इसमें भी कोई परिणाम नहीं निकल सके। गांधी जी वापस आए और वापस आकर के उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो रोक दिया था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से इन्होंने 1932 में प्रारंभ कर दिया। 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन इस समय तक ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो बिल्कुल बदल गई। लॉर्ड इरविन को वापस बुला लिया गया, नया गवर्नर भेज दिया गया और कांग्रेस के साथ अब सख्ती का बर्ताव किया गया। नेहरू जी उस समय ऐसे और बड़े नेता, इन सबको पकड़ पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया गया। नेहरू जी जैसे और बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के साथ अब सख्ती का व्यवहार किया जाने लगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जिसकी
सार्थकता ब्रिटिश सरकार के नज़रों में उस समय नहीं थी। ब्रिटिश सरकार देना नहीं चाहती थी। ब्रिटिश सरकार के प्रयास को उन्होंने पानी फेर दिया था। इसलिए कांग्रेस के साथ अब बर्ताव विपरीत होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने जैसे तैसे तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया 1932 में, और इसमें ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लेकर के 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना दिया। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया उसका निर्णय कहाँ लिया गया? 1932 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ओके, इस निर्णय के आधार पर नए कानून बना दिए गए जिनको 1935 में बनाया गया, और इस कानून के आधार पर भारत में जो प्रांतीय शासन था, एक बड़ा परिवर्तन है, ध्यान रखना। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन भारतीयों को दे दिया गया। प्रांतीय शासन भारतीय चलाएंगे, केंद्र का शासन, केंद्रीय शासन अंग्रेज। इसको केंद्र की सरकार अंग्रेजों के हाथ में रहेगी और प्रांत का शासन भारतीय चलाएंगे। 1935 के अधिवेशन 35 के कानून का ये बड़ा प्रस्ताव था, और इसके आधार पर 1937 में चुनाव हुए और प्रांतीय सभाएं, प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, इनका गठन किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया। अब देखिए, गांधी जी वापस आए और वापस आकर के उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। लेकिन आंदोलन चूंकि एक बार रोक दिया गया था, इसलिए आंदोलन में पहली जैसी गति नहीं रही। आंदोलन बीच में बंद हो जाने से बहुत से लोग आंदोलन से दूर हो गए और वो दोबारा पहली जैसी गति नहीं पकड़ सका। जो मोमेंटम दांडी मार्च के समय था, लाखों लोगों की भीड़ गांधी जी के साथ थी, ऐसी भीड़ और ऐसा जोश लोगों में अब नहीं रह गया। सबसे बड़े वर्ग जो मजदूर थे, किसान थे, इन लोगों ने कांग्रेस से दूरी बना ली और इसलिए पहले जितनी भीड़ अब नहीं जुट पाई। जैसे तैसे आंदोलन ये चलता रहा। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में 1934 में इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। आंदोलन पहले जैसे रफ्तार नहीं पकड़ सका और अंत में गांधी जी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। पहली जैसी गति क्यों नहीं पकड़ सका आंदोलन, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1932 में जो दोबारा गोलमेज सम्मेलन के लौटने के बाद आंदोलन को चालू किया गया, तो जो मजदूर थे और किसान थे, ये कांग्रेस के साथ पहली जैसी संख्या में नहीं आए। और उसका कारण क्या था? देखिए, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था, तो मजदूरों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले जो मजदूर थे, उन्होंने 1930 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में जो टिन की खानें थी, टिन की खानों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली थी। टिन खानों के वर्कर्स, रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स, इन लोगों ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी ली। इसी तरह गोदी 1930-31 तक जो गोदी कर्मचारी थे, ये लोग भी आंदोलन में भाग ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनका उत्साह ठंडा हो गया। कारण क्या था? ये मजदूर जो थे, ये इस आशा में कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी जो मजदूरी की दरें हैं, काम के घंटे हैं,
उसमें सुधार होगा, काम के घंटों में सुधार होगा, मजदूरी की दरों में सुधार होगा। लेकिन आंदोलन को बीच में रोक देने से, 1931 में आंदोलन रोक दिया गया था, इनको एक बड़ी निराशा हुई। आंदोलन बीच में रोक दिया गया, ना तो मजदूरी की दरें बढ़ाई गई, ना काम के घंटे कम हुए। साथ ही साथ इन मजदूरों को एक ये भी मैसेज गया कि कांग्रेस पूंजीपतियों के साथ है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो भारतीय पूंजीपति थे, घनश्याम दास बिरला, लक्ष्मीपत सिंघानिया, ऐसे बड़े बड़े जो पूंजीपत घराने थे, उनका समर्थन मिल रहा था। ये लोग आंदोलन को आर्थिक मदद भी दे रहे थे। तो ऐसे परिवारों का, बिरला, सिंघानिया, इस प्रकार के जो परिवार थे पूंजीपति लोग, उनका सहयोग कांग्रेस को मिल रहा था। इसलिए कांग्रेस मजदूरों के हितों की बात उन उद्योगपतियों से नहीं कर पाई। इसलिए मजदूरों को निराशा हुई। मजदूरों को लगा कि कांग्रेस पूंजीपतियों के साथ है और पूंजीपति लोगों पर वो दबाव बना करके उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती। नंबर 2, किसान। 1929 के विश्वव्यापी मंदी का सबसे बड़ा शिकार किसान हुआ था। जो सामान निर्यात होता था, खाद्यान्न फसलें, उनको वो लाभ नहीं मिला क्योंकि उपज का मूल्य कम हो गया था। और ऐसी स्थिति में जो बड़े किसान थे वो चाहते थे कि लगान में छूट मिले, और जो छोटे किसान थे, जो बड़े किसानों की ज़मीन पर खेती करते थे, वो चाहते थे कि भाड़ा में कमी हो। तो बड़े किसान लगान में कमी चाहते थे, छोटे किसान ज़मीन के भाड़े में कमी चाहते थे। लेकिन ये दोनों मांगें किसानों की नहीं पूरी हुई थी। न बड़े किसानों को लगान में राहत मिली थी, न छोटे किसानों को ज़मीन के भाड़े में कोई विशेष रियायत मिली। कांग्रेस ने बड़े ज़मींदारों को नाराज ना हो जाएं, इसलिए उनके ऊपर कांग्रेस ने कोई दबाव नहीं बनाया। तो कांग्रेस ज़मींदारों का भी सहयोग लेके चल रही थी, बड़े पूंजीपतियों का सहयोग लेके चल रही थी। इसलिए किसान नाराज हो गए, कांग्रेस के साथ नहीं आए, मजदूर नाराज हो गए। ऐसे जो व्यापारी थे, उन लोगों ने भी अपने संगठन बना लिए थे। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दो संगठन बने थे। आईसीसी की स्थापना 1920 में हुई थी, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। और इस प्रकार इन व्यापारियों ने इन संगठनों के माध्यम से कांग्रेस के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया, तो इन व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से दूरी बनाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कड़ा हो चुका था। तो इन व्यापारियों को ये डर था, जो ये संगठन थे और ये व्यापारी थे, इनको ये डर था कि ब्रिटिश सरकार कहीं उनके उद्योगों को तालाबंदी ना कर दे। तो वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। पहले तो इन्होंने साथ दिया, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से दूर होने लगे। और यही कारण था कि 1932 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली जैसी रफ्तार नहीं पकड़ सका। मजदूर दूर हो गए, किसान दूर हो गए, बड़े बड़े व्यापारी भी दूर हो गए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को अंत में बंद करना पड़ा। आंदोलन का जो परिणाम था वो बहुत प्रत्यक्ष रूप में सार्थक तो नहीं निकला, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन से बुरी तरह से हिल गई। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी सार्थकता थी विदेशी समाचार पत्रों में प्रमुखता से इसको जगह मिली, महिलाओं ने भागीदारी ली, और ब्रिटिश सरकार को इन दबावों के चलते 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाना पड़ा। ये इस आंदोलन का कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष परिणाम था। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे कमिंग वीडियोज आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।